श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय है पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 9, भाषण कला, ओरेटरी। अभी तक हमने 8 पार्ट्स देखे हैं। कल हम देख रहे थे कि हमारी पोशाक कैसी हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो भाषण देते वक्त। हमने शुरुआत की थी कि भाषण के पहले हमको व्यक्तिगत पर्सनल क्या तैयारी करनी है, यानी भाषण की तैयारी एक हिस्सा हो गया, लेकिन उसके पहले हमें पर्सनल केयर क्या करनी है। हमने देखा था कि हमेशा वक्ता फ्रेश चाहिए, तरोताजा चाहिए। इसलिए उसने आवश्यक है उतनी नींद लेनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और मैंने अपना अनुभव भी आपसे शेयर किया था। चाहे मैं जाहिर स्टेज प्रोग्राम पर बोलने वाला हूं, यानी मैदानी भाषण हो, चाहे क्लासरूम में सिखाने वाला हूं, मेरा जाहिर भाषण भी कम से कम 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक चलता है। और जब क्लासरूम में सिखाता हूं तो लगातार 4 घंटे चलता है। तो मैं हमेशा उसके पहले 2 घंटे आराम लेता हूं, कम से कम 1 घंटे भर की नींद लेता हूं, ताकि अपने आप को पूरी तरह से तरोताजा महसूस करे, फ्रेश महसूस करे और मेरी एनर्जी पूरी तरह से स्टोर हो। हमने ये भी देखा था कल कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें तब भाषण के पहले कि जिसके कारण हमारा शरीर और मन दोनों थक जाए। कार ड्राइविंग भी बहुत थकाने वाली चीज है। तुरंत कार ड्राइविंग कर रहे हो आप 2-3 घंटे का और उसके बाद में बोलना शुरू कर रहे हो, यह भी ठीक नहीं है। तो यह बात तो हमने कल देखी थी। आगे का हिस्सा हम देखेंगे, भाषण के पहले व्यक्तिगत पर्सनल क्या क्या केयर लेनी है। भरपेट ना खाए, यानी आपका पेट खाली भी नहीं होना चाहिए कि आप भाषण दे रहे हो 2 घंटे 3 घंटे और बीच में आपको भूख महसूस हो रही है, या फिर आपका पेट खाली होने के कारण एसिडिटी आपकी बढ़ रही है। यह भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से भोजन कर लेते हो, पेट भर जाता है, तो आप उस उत्साह से बोल नहीं पाते हो। और खास कर जब आपको खड़े रहकर बोलना है तब यह संभव नहीं हो पाता है। डकार भी आ सकती है। इन सब चीजों को टालने के लिए हमेशा पेट खाली भी ना हो लेकिन आपका भोजन भी पूरा ना हुआ हो, इस ढंग से हमें हमेशा भाषण के पहले तैयार रहना होता है। जनरली हमारा गला और मुंह हमने साफ कर लेना चाहिए। भाषण के पहले अगर हम गार्गल्स करते हैं गुनगुने पानी से, यानी गुनगुने गर्म पानी से, उसमें थोड़ा नमक डालकर, तो बहुत बेहतर होता है। हर वक्ता को अपने गले की केयर बहुत लेनी होती है। उसे अपना गला संभालना होता है। और भाषण के पहले और भाषण होने के तुरंत बाद जैसे ही आपको अवसर मिलता है तो सबसे पहले आप गार्गल्स कीजिए। पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, लेकिन इतना गर्म हो कि आपके गले को सेक मिले, आराम भी मिले। और उसमें नमक होने के कारण स्वाभाविकता जो भी इन्फेक्शंस बढ़ने की संभावना होती है वो क्लियर होने के लिए उसकी बहुत अच्छे ढंग से मदद होती है। जिसे हमेशा वक्ता कर भाषण देने हैं उसने कुछ चीजें टालनी चाहिए, जैसे कि पान सुपारी खाना है, तंबाकू खाना है, चॉकलेट खाना है। कोई भी ऐसी चीज भाषण के पहले ना खाइए कि जो आपके दांतों में अटक जाए या फिर आपके मुंह के अंदर के हिस्से में कहीं तो भी चिपक जाए।
इससे बड़े पैमाने पर आपको दिक्कत आ सकती है, बोलने में अड़चन हो सकती है। एक पान का छोटा सा टुकड़ा आपके मुंह के किसी हिस्से को चिपक गया, पहले आप महसूस नहीं करते हो, बोलते वक्त आपके ध्यान में आता है, आप असहज महसूस करते हो, उसको निकालने के लिए खाक खाक करते हो। यह बहुत ही विचित्र और गंदा दृश्य हो जाता है। मैंने उदाहरण आपको दिया था नरहर कुरुंदकर जी का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी वैसे तो मैं नागपुर का हूं, यानी विदर्भ का हूं। विदर्भ में पान खाने की बहुत आदत है, यानी वहां का करीबन हर व्यक्ति पान खाता है। मुझे भी एक जमाने में पान खाने की आदत थी। दिन भर कम से कम 4-5 पान तो हो ही जाते थे, कम से कम। मेरे ध्यान में आया कि यह पान खाने के बाद में भाषण देते वक्त बहुत तकलीफ होती है, हम असहज महसूस करते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता था कि भाषण शुरू करने के पहले गला अच्छे ढंग से साफ कर लूं। इसके बावजूद कोई ना कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं ना कहीं चिपक जाता था। एक दिन मैंने अपना मन कड़ा बनाया। पान मुझे भी पसंद था, हालांकि मैं तंबाकू वगैरह डालकर पान नहीं खाता था, मसाले वाला पान खाता था। उसमें कुछ बुराई नहीं, ये मेरी और सभी लोगों की मान्यता थी। इसके बावजूद मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे अगर वक्ता कर कर काम करना है, बहुत अच्छे ढंग से मेरा काम करना है, परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छे ढंग से मुझे देना है, तो ये आदत को क्या मैं छोड़ नहीं सकता हूं? मुझे इस आदत को छोड़ना चाहिए। और मैंने अपने आप में ही निर्णय लिया और तब से मैं कभी पान नहीं खाता हूं। नहीं तो पहले इतनी विचित्र परंपरा थी हम नागपुर वालों की, थोड़ी थोड़ी देर बाद में चाय पियो, चाय पीने के बाद में पान खाओ, फिर थोड़ी देर बाद चाय पियो, फिर पान खाओ। दिन भर ऐसा चलता था, ये लगातार चलता था। तो मित्रों, ये पान सुपारी खाना, तंबाकू खाना, सेम चीज तंबाकू की है। तंबाकू के कारण और बाकी क्या क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में मैंने आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी जानते हैं। बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ एडवर्टाइजमेंट होती है, इसलिए विस्तार से उसके बारे में यहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। चॉकलेट जैसी कोई भी ऐसी चीज जो चिपक जाए हमारे मुंह में, वो वक्ता के लिए नुकसानदेह होती है, परफॉर्मेंस के लिए नुकसानदेह होती है, उसको टालना चाहिए। फिर हमें भाषण शुरू करने के पहले हम पूरी तरह से तैयार है कि नहीं ये चेक कर लेना चाहिए। अब उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले मेरे भाषण की नोट्स ठीक ढंग से मैंने रखी कि नहीं, साथ में जो भी साहित्य की आवश्यकता है वो साहित्य रेडी है कि नहीं। अगर आप कोई हमेशा बोलने वाले वक्ता हो तो अपने साथ में हमेशा एक थर्मास चाहिए जिसमें गर्म पानी हो। गर्म पानी क्यों हो? क्योंकि आप भाषण के पहले अगर ठंडा पानी पिए, क्योंकि हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स को एक गंदी आदत होती है आजकल। पहले तो क्या था कि एक लोटा रखते थे, उस पर एक ग्लास रख देते थे, लेकिन आजकल सभी जगह बिस्लेरी की बॉटल्स होती है और वो भी पूरी तरह से ठंडी बॉटल्स होती है। आप भाषण के पहले अगर ठंडा पानी पियोगे या फिर भाषण के समय, भाषण देते वक्त काफी लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, ठंडा पानी पिए तो उसका बहुत बुरा असर आपके गले पर होता है। सीधा नियम है कि आपका गला बोलते वक्त उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए टेम्परेचर में आप ठंडा पानी पीते हो तो आपका इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा भाषण शुरू करने के पहले थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी आपने पीना चाहिए। भाषण के दरमियान भी अगर आपको पीने की आवश्यकता हो
तो कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गर्म पानी आपने पीना चाहिए, ताकि आपके गले में जो ऑलरेडी टेम्परेचर है वो ठंडा ना हो, उस टेम्परेचर के साथ में आपका पानी एडजस्ट हो और इन्फेक्शन के चांसेस ना बढ़े। इसलिए हमेशा थर्मास साथ में रखना चाहिए। अब ये थर्मास अगर आप साथ में रखते हो, उसमें गर्म पानी रखते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमको गर्म चाय चाहिए, फिर लोग क्या कहते हैं कि इसमें गर्म चाय डाल देंगे। आपने जिस थर्मास में एक दो बार भी गर्म चाय का उपयोग किया या फिर गर्म चाय उसमें रखी, तो उसके बाद में वो पानी पीने लायक नहीं होता है, पानी को बास आता है। इसलिए प्योरली पानी के लिए आपको सेपरेट थर्मास रखना चाहिए, जो हमेशा आपके साथ में हो। जैसे कोई भी वीर युद्ध के लिए निकलता है तो साथ में तलवार निकलता है, तो उसी ढंग से वक्ता की ये तलवार है, उसके नोट्स उसकी तलवार है, ये हमेशा हमने ध्यान रखना चाहिए। और जो भी आप एडिशनल कुछ चीजों का इस्तेमाल भाषण में करते हो, उसको भी चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि हम अंधविश्वास के खिलाफ जब भाषण देते हैं तो कई विषयों में उसमें चमत्कार कर कर लोगों को बताते हैं। अगर हम चमत्कार लोगों को बताते हैं तो चमत्कार की पूरी तैयारी चाहिए, चमत्कार की किट पहले से चेक की हुई चाहिए। यानी ये सब स्टेज पर पहुंचने के पहले ये सब चीजें हमने चेक कर लेनी चाहिए। फिर और एक बहुत अच्छी तलवार है या फिर आपके हथियारों में से एक हथियार है घड़ी। हमेशा वक्ता के सामने घड़ी चाहिए। हमारा भाषण कितना भी ऑर्गेनाइज्ड हो, कितना भी टाइम शेड्यूल में हमने बिठाया हो, फिर भी हमारे सामने घड़ी होना और समय का हमें भान होना, इसकी बहुत आवश्यकता है। और इसलिए हमेशा घड़ी रखिए, ताकि बीच बीच में घड़ी की तरफ आपका ध्यान जाए। घड़ी इस ढंग से रखिए कि आप घड़ी की तरफ देख रहे, किसी के ध्यान में भी ना आए, लेकिन आपको एहसास रहे कि मैं इतने समय बोलने वाला था, मैंने इतने समय बोलना तय किया था, अभी इतना समय है, अभी इतना समय बाकी है। इस चीज का बहुत अच्छे ढंग से हमें ध्यान चाहिए। अब मित्रों, इसमें कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। समझो आप किसी हॉल में व्याख्यान दे रहे हो, सामने में उस हॉल की वॉल क्लॉक है, हमारी खुद की घड़ी है, दोनों में अंतर है समय का। अब ये हॉल में जो वॉल क्लॉक होती है वो हमेशा करेक्ट ही की जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 5-10 मिनट का फर्क तो लाजमी है, कभी कभी 20-20, 25-25 मिनट का भी फर्क होता है। आप अगर उस वॉल क्लॉक के और ध्यान दे तो आप कंफ्यूज हो जाए और आपका समय शायद गलत निकले। लेकिन सामने सहजता से वॉल क्लॉक आपको दिखती है, स्पेशल कोई कष्ट आपको करने नहीं होते हैं। एग्जैक्टली सामने के दीवार पर आपके आंखों के सामने ही वॉल क्लॉक लगी है, बड़ी सी घड़ी है, इतने दूर अंतर से भी आपको ठीक से दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में आप उस वॉल क्लॉक को देखने ही वाले हो, उस घड़ी के आधार पर टाइम आपके माइंड में प्रोग्राम होने ही वाला है। तो ऐसे समय में शुरुआत में ही आपकी घड़ी, जो सही समय चलने वाली घड़ी है, उसमें और वॉल क्लॉक में कितना अंतर है ये आपने देख लेना चाहिए। 5 मिनट का अंतर है, 10 मिनट का अंतर है, 3 मिनट का अंतर है, ताकि आपके दिमाग में स्पष्ट हो कि ये घड़ी 5 मिनट आगे हैं, ये ध्यान में रखना है मुझे। इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है कि आप भाषण दे रहे हो, आपके टेबल पर आपकी घड़ी है। अब ये घड़ी आपको तो पहले कहती नहीं कि मैं बीच में रुकने वाली हूं, इसका सेल खत्म होने वाला है। पहले ऐसे सेल और ऐसी घड़ियां होती थी कि वो धीरे धीरे चलने लगती तो शायद ध्यान में आता है, आजकल एकदम से रुक जाती है।
आप बोल रहे हो और समय आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके तुरंत ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि आपके भाषण देते समय आपके जो पॉइंट्स आपने सामने रखे हैं, नोट्स आपके सामने रखे हैं, उसके आधार पर आपको यह पता चलना चाहिए कि घड़ी में कुछ तो भी गड़बड़ी है। फिर आप अपने रिस्ट वॉच के साथ में, अपने हाथ के घड़ी के साथ में उसकी तुलना कर कर देख सकते हो कि ये घड़ी रुकी है, आगे बढ़ी है। यानी हमें हमेशा दोनों चालू स्थिति में घड़ी है ऐसी अवस्था में रहना चाहिए। एक हमारी रिस्ट वॉच भी और दूसरी हमारी सामने, आंखों के सामने दिखने वाली घड़ी। शायद आप पूछोगे कि सर दो दो घड़ियों की क्या आवश्यकता है ना रिस्ट वॉच, मैं चाहे तब देखूं ना। भाई साहब, आप भाषण दे रहे हो, लोग आपके तरफ पूरी तरह से एकाग्र होकर देख रहे हैं और आप बीच में रिस्ट वॉच में अपना समय देख रहे हो। लोगों को लगेगा कि वक्ता को ही समय की इतनी जल्दी है, उसको भाषण खत्म करने की जल्दी है। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट लोगों पर जाता है। आप बहुत डिसिप्लिन हो इसलिए घड़ी देख रहे हो, यह इंपैक्ट नहीं जाएगा उससे। इसलिए जब आप अपनी नोट्स की तरफ देखते हो, हाँ अभी मैं क्या कह रहा था, हाँ ये हो गया, अभी आगे का ये, हाँ घड़ी, इस ढंग से भी आपको नोट्स देखनी नहीं है। ना ही आपको घड़ी की तरफ इस ढंग से देखना है कि लोगों का ध्यान उस तरफ खींचा जाए। सहजता से भाषण देते वक्त आपकी नजर नीचे जा रही है, घड़ी का टाइम आप नोट कर रहे हो, आपके नोट्स की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। कौन से पॉइंट्स खत्म हुए, कौन से पॉइंट्स मुझे आगे लेने हैं, चलना है, आगे चलना है, बढ़ना है, बस एक नजर डालते ही आपके ध्यान में आना चाहिए। और जब आप सीजन्ड वक्ता बनते हो तो उसके लिए आपको बहुत देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस ढंग से हमें आपको अपने आप को बहुत डिसिप्लिन करने के लिए घड़ी की बहुत आवश्यकता होती है। जनरली मैं ऐसा करता हूं कि भाषण शुरू होने के पहले मैं कितने समय बोलने वाला हूं यह बोल देता हूं। अब कई बार ऐसा होता है, किस ढंग की पब्लिक है इसके आधार पर तय करेंगे कितने समय बोलेंगे। मेरी तो 3 घंटे बोलने की तैयारी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पब्लिक नहीं यहां आई है, या फिर मुझे ऐसी पब्लिक नहीं दिख रही है कि बहुत शांति से बैठी रहेगी। केवल उस समय मैं समय डिक्लेयर नहीं करता हूं। लेकिन जब भी बड़े तादाद में पब्लिक इकट्ठा होती है, केवल मेरा ही भाषण होता है, मेरा ही भाषण सुनने के लिए लोग आए हैं, तब मैं शुरुआत में ही लोगों से कह देता हूं कि मैं इतना समय बोलने वाला हूं। और यह समय लोगों के लिए अचंभित करने वाला होता है। कम से कम 2 घंटे तो बोलूंगा। लोगों को 2 घंटे 3 घंटे भाषण सुनने की अक्सर आदत नहीं होती है। ज्यादातर वक्ता 40 मिनट बोलते, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बोलते, कभी कभी एक आधा वक्ता 1 घंटा 15 मिनट बोलता है। लेकिन 2 घंटे कोई अपने भाषण में बोल रहा है, व्याख्यान दे रहा है, यह एक्सेप्शन माना जाता है। और मेरा मानना होता है कि मैं कोई भी व्याख्यान के लिए जाता हूं तो इतनी मेहनत लेकर जाना होता है। एक व्याख्यान देने के लिए आपको 2 दिन और एडिशनल बर्बाद करने होते हैं। अभी मैं शिरूर व्याख्यान के लिए गया था। मुंबई से शिरूर कम से कम 450 किलोमीटर है। इतने लंबे दूरी पर आप जाइए, उसमें 1 दिन जाता है, क्योंकि उसी दिन जाकर आप भाषण तो दे नहीं सकते हो, वापिस आने के लिए आपको समय लगता है। इतना समय निकालकर आप भाषण देने के लिए जा रहे हो। ऑर्गेनाइजर्स बड़े मेहनत से, बड़े पैसे खर्च कर कर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जो श्रोता अपने घर से निकलते हैं वो भी बड़े मेहनत से समय निकालकर, मेहनत कर कर, चाहे पैदल चलकर या फिर किसी वाहन के जरिए वहां तक पहुंचते हैं। तो इन सब लोगों का उपयोग अगर बहुत अच्छे ढंग से होना है तो आपका विषय बहुत ताकत से उन तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए आवश्यक उतना समय आपने देना चाहिए। शुरुआत में ही मैं कह देता हूं कि मैं इतने समय बोलने वाला हूं। फिर लोगों की प्रतिक्रिया देखने के बाद में आपके ध्यान में आता है कि इन लोगों को इतना समय सुनने की आदत नहीं है।
फिर उसके साथ में जोड़ना होता है। हां, मैं जानता हूं कि इतना समय भाषण सुनने की आपको आदत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप ये 2 घंटे के भाषण में कहीं बोर नहीं होंगे। और मैं आपको खुली तरह से छूट देता हूं कि जब भी आपको लगे कि भाषण बोर हो रहा है तो वहां से हाथ उठाइए और कह दीजिए, सर बोर हो रहा है, आप अभी खत्म कीजिए, तो मैं खत्म कर दूंगा वहीं पर। अब कम से कम कई हजार भाषणों में मैंने इस ढंग से लोगों से कहा है, मुझे एक भी बार किसी ने कहा नहीं कि आपका भाषण बोर हो रहा है और आप बीच में रुक जाइए। आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। नहीं तो अभी मैंने कहा इसलिए आप ऐसा कह दोगे और लोग आपका भाषण शुरू होते ही 10-15 मिनट बाद कहेंगे कि बोर हो रहा है, रुक जाइए। ऐसा ना होना चाहिए। इसलिए मैं जो चीजें कह रहा हूं, कुछ चीजें कब और कैसे उपयोग में लानी है ये आपको तय करना होगा। तो अपना भाषण अगर 2 घंटे मैं दे रहा हूं, ये मैंने डिक्लेयर किया, तो फिर मेरी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि मैंने भाषण कब शुरू किया ये भी मेरे ध्यान में चाहिए, ये भी मेरे दिमाग में मैंने नोट लेनी चाहिए। कई बार मैं बोलते वक्त ही करता हूं, शुरुआत करता हूं कि अभी इतने बजे हैं और यह भाषण इतने इतने बजे खत्म होगा, ज्यादा 5 मिनट ज्यादा 5 मिनट कम, इस समय में खत्म होने वाला है। और मैं हमेशा उसी मर्यादा में भाषण को खत्म करता हूं, चाहे मुझे कितने भी महत्व का एक आधा पॉइंट लगे। इसलिए मैं भाषण का समय नहीं बढ़ाता हूं। ये जो क्रेडिबिलिटी हम एस्टेब्लिश करते हैं श्रोताओं में, वो कायम रखने इसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। नहीं तो मैं 2 घंटे के भाषण की बात कर रहा हूं और खुद 2.25 घंटे या 2.5 घंटे बोल रहा हूं, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने समय बोलूं, ये श्रोताओं के मूड के आधार पर मैं तय करूंगा, तब मैं शुरुआत में बिल्कुल समय डिक्लेयर नहीं करता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसा कह देता हूं कि आप अगर बहुत इंटरेस्ट लेकर इस विषय को सुनोगे तो मैं विस्तार से ये बातें आपके सामने रखूंगा। और मेरे ध्यान में आया कि आपको इतनी ज्यादा इसमें रुचि नहीं है, आप बहुत एकाग्रता से सुन नहीं रहे हो, तो शायद मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। ये मैं शायद शुरुआत में बोल दूं ना बोल दूं, उसके आधार पर मैं तय करूं, यानी पब्लिक के मूड के आधार पर तय करूं। ये जब मेरे दिमाग में होता है तो मैं समय डिक्लेयर नहीं करता। ये समय की पाबंदी बहुत आवश्यक चीज है। अब मैंने कहा कि मैं 2 घंटे बोलने वाला हूं और 2 घंटे मैंने बोलना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। समझो किसी कारणवश मेरे ध्यान में आता है कि पब्लिक को जाने की जल्दी है। देहातों के कार्यक्रम में अक्सर ऐसा होता है, छोटे गांवों के कार्यक्रम में ऐसा अक्सर होता है। कार्यक्रम 6 बजे 6:30 बजे डिक्लेयर होते हैं, कभी 6:30 बजे शुरू होते नहीं हैं। ऑर्गेनाइजर पर एक हद से ज्यादा दबाव बढ़ाया जा सकता नहीं है। 6:30 का कार्यक्रम कभी 7:30 बजे, कभी 8 बजे शुरू होता है और 10 बजे आखिरी की बस होती है। और लोग बस का समय आने के बाद में उनको फिर जाने के लिए दूसरे दिन तक कुछ नहीं है, रात को रुकने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो लोग तो उठने ही वाले हैं। अगर बड़े पैमाने पर लोग उठना शुरू कर देते हैं तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि क्या माजरा है, और फिर आपको समय के अनुसार भाषण को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी आपने कह दिया मैं 2 घंटे बोलने वाला हूं, तो ये कोई अंतिम बात नहीं है। लेकिन ऐसे समय अगर आप भाषण को जल्दी खत्म कर रहे हो, 15-20 मिनट पहले खत्म कर रहे हो, तो उसके पीछे का कारण भी आपने बोलना चाहिए, ताकि आपने ये परिवर्तन क्यों किया है ये भी श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। तो मित्रों, हमको ये जो भाषण के साथ में जो साहित्य चाहिए, हमारी नोट्स है, थर्मास है, ग्लास है, महत्व की बात, कांच का ग्लास, पानी है। मैं अक्सर अपना पानी खुद ले जाता हूं। उसके पीछे सुरक्षा का भी कारण होता है, और दूसरा होता है कि वक्त पर मुझे कभी
नॉर्मल टेम्परेचर का पानी नहीं मिलता है, हमेशा ठंडा पानी मिलता है, लोगों को उस ढंग की आदत है। इसलिए मैं इस ढंग से एक ठंडे पानी की नौबत ना आए इसलिए अपनी खुद की बोतल लेकर जाता हूं। उसके पीछे का भी ये कारण होता है। तो उसके साथ में जो भी साहित्य है आवश्यक है, घड़ी भी उसमें का एक हिस्सा है। ये सब चीजें हमारे साथ में चाहिए। और कौन सी चीज हमें चेक करनी चाहिए भाषण के पहले? हमारी खुद की पोशाक चेक करें। पोशाक के बारे में हमने विस्तार से आपके सामने बोला है, उसके बारे में हमने कल ही चर्चा की है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बोलना भी महसूस नहीं करता हूं, आवश्यक भी नहीं समझता हूं। लेकिन भाषण के पहले आपने अपनी पोशाक चेक कर लेनी चाहिए। उसकी इस्त्री ठीक है कि नहीं, बटन ठीक है कि नहीं, कहीं दाग तो लगे नहीं है। कई बार हम कपड़े धोने के बाद में उसको इस्त्री करने के बाद में सीधा पहनने के लिए एकदम समय पर पहनते हैं, तो उसमें दाग लगे इसका हमको पता नहीं होता है, बटन टूटा है इसका पता नहीं होता है। ये सब पहले चेक कर ले। बाकी का भी और साहित्य शायद आपको लग सकता है, जैसे कि रुमाल है, सूदिंग के लिए वक्ता कुछ उपयोग में लाता है, जैसे कोई पेपरमिंट बीच बीच में खाते रहता है, या कंठील नाम की एक बहुत अच्छी गोली होती है जो आपको सूदिंग इफेक्ट भी देती है और गले के लिए मदद भी करती है, ज्येष्ठमंद है। ऐसी जो चीजें आप हमेशा उपयोग में लाते हो भाषण के पहले, जिसकी आपको आवश्यकता होती है, वो भी आपने चेक कर लेना चाहिए। मित्रों, ये बात हो गई। मैंने कहा कि भाषण के पहले हमको क्या व्यक्तिगत पर्सनल बातों की तरफ ध्यान देना है, क्या क्या चेक करना है। अब दूसरी बात हो गई कि जहां हम भाषण दे रहे हैं उस सभा स्थल के बारे में क्या। आगे का पॉइंट है, हमने सभा स्थल को चेक करना चाहिए भाषण के पूर्व। सबसे पहले हमने डायस चेक करना चाहिए, डायस के साथ में पोडियम चेक करना चाहिए। अभी अब हो सकता है कि आप बड़े वक्ता हो, आपके साथ में आपके कार्यकर्ता लोग हैं जो सीजन्ड है, ट्रेंड है, उनको इन सब बातों का पता है, तो आपके बजाय वो खुद जाकर चेक कर आएंगे। क्या चेक करेंगे? डायस भी चेक करेंगे, पोडियम भी चेक करेंगे। कई बार डायस बिल्कुल किसी भाषण के लिए ही तैयार किया जाता है। यह डायस पर चढ़ने के बाद में वो हिलना शुरू करता है, तो आपने या फिर आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, आपके प्रतिनिधि ने जाकर डायस चेक करना चाहिए। जो पोडियम होता है, कई बार वो पोडियम इस ढंग का होता है कि ठीक ढंग से खड़ा रहता नहीं है, इधर उधर हिलते रहता है। अब पोडियम तो आपके आराम के लिए है, वक्ता के आराम के लिए। वक्ता अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए पोडियम का उपयोग करता है। तो ये पोडियम अगर हिलता हो तो वो ना हिले, इस ढंग से उसको खड़ा करे। कहीं आवश्यक हो तो हिलने की साइड में कुछ चीजें डालकर उसको हिलना, उसका हिलना बंद करने के लिए जो आवश्यक चीज होगी वो करनी पड़ेगी। ये सब आपके प्रतिनिधि ने या आपने पहले से चेक करना चाहिए। बैठने के लिए आपका डायस ठीक है नहीं है। कई बार डायस को तैयार किया जाता है, इतना नीचे ऊपर होता है कि आपकी कुर्सी का एक पैर नीचे जा रहा है, बैठने वाली कुर्सी का 3 पैरों पर आपको बैठना पड़ता है। थोड़ा सा आपका वेट इधर उधर हो गया कि वो पैर के उस तरफ कुर्सी झुक जाती है। ये सब चीजें पहले चेक कर लेनी चाहिए, और उसके अनुसार आपको जो भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, वक्त पर तो आप चेंज कर नहीं सकते हो डायस को, तो अरेंजमेंट करवा लेनी चाहिए। सामने का हमारा टेबल स्थिर है कि नहीं, कुर्सी ठीक है कि नहीं, टेबल पर साफ नॉर्मल पानी है कि नहीं। नहीं तो आपके साथ में अपना खुद का पानी होना चाहिए, 2 में से एक। सबसे बड़ी दिक्कत आती है फैन की।
अब कई हॉल में हॉल तैयार करते वक्त जिस किसी ने डिजाइन किया है उसके दिमाग में, हालांकि सब इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, हॉल डिजाइन करते वक्त वहां पर आर्किटेक्चर होता है। कई बार ये आर्किटेक्चर अपने कॉलेज में जो सीखा है उसका उपयोग नहीं करता ठीक ढंग से, या फिर ऐसे ही पास हुआ रहता है, इसलिए बारीकियां उसके ध्यान में नहीं रहती है और गलत डिजाइनिंग होता है। वक्ता का जहां पोडियम है उसी के सिर पर फैन, और ये फैन भी इतना ऐसा बढ़िया होता है कि जोर से घूमता है, आवाज भी करता है, और पोडियम में लगे हुए आपके जो माइक है, पोडियम के ऊपर खड़े या फिर पोडियम के साथ लगे हुए, उस माइक से ये पूरा का पूरा फैन का आवाज भी चला जाता है। यानी फैन का भी आवाज और फैन जो एडिशनल आवाज कर रहा है, कड़ड़ कट किसी ढंग की अलग अलग आवाज, वो भी आवाज जा रहे हैं। कई बार तो आपके डायस पर हॉल में फैन की व्यवस्था ही नहीं होती है, पसीने से आप तर होते हो। एक बार भाषण शुरू करने के बाद में उन चीजों में ध्यान डालना आपके लिए संभव नहीं है, इसलिए भाषण शुरू होने के पहले फैन ठीक है कि नहीं, फैन की अवस्था कैसी है। जो भी फैन सिर पर होते हैं मैं हमेशा उनको बंद करवाता हूं। वो आवाज को तो डिस्टर्ब करते ही है, आपके पोडियम पर आपकी जो नोट्स है उसको उड़ा देते हैं, आपको अस्वस्थ कर देते हैं डायरेक्ट हवा से। तो मैं हमेशा एडिशनल फैंस लगवाने के लिए कहता हूं कि जो टेबल फैन होंगे, आवाज करने वाले नहीं होंगे, उनकी हवा आपके मुंह पर नहीं आएगी, पोडियम पर नहीं आएगी, लेकिन आपके निचले हिस्से को लगती रहेगी, इसलिए आपको हवा का एहसास होते रहेगा और आपके भाषण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जो भी लोग स्टेज पर बैठे हैं उन लोगों को भी पर्याप्त हवा प्राप्त होती है कि नहीं, यह भी देखना आवश्यक होता है। नहीं तो वो अस्वस्थ होते हैं, पसीने से तर होते हैं, यह भी नहीं होना चाहिए। और आप जब वक्ता बनते हो तो आपके स्टेज पर स्थानिक कोई ना कोई बड़ी हस्तियां बैठी हुई होती है, यह उनके लिए सम्मान की चीज होती है, प्रेस्टीज की चीज होती है, तो उनकी भी अवस्था ठीक रहे ये देखना होता है। और इन सब चीजों का एहसास आपके ऑर्गेनाइजर्स को होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो रोज थोड़ी प्रोग्राम आयोजित करते हैं, कभी कभी आयोजित करते हैं, और इतनी बारीकियों से सब चीजों पर वो ध्यान रखेंगे इसकी भी गारंटी नहीं होती है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर तो फैन दूसरा है ही नहीं, दूसरा फैन अरेंज होना भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर कम से कम सिर पर का फैन जो है वो कम से कम स्लो होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ताकि उसके कारण जो दिक्कतें पैदा होती है वो कम से कम पैदा हो। ये तो हो गई वक्ता की, स्टेज की, डायस की व्यवस्था की बात। अब यहां पर हमने ये भी देखना है, मुझे कई बार ये करना पड़ता है और इसलिए हमेशा कोई भी भाषण के लिए मैं जाता हूं तो कोई ना कोई मेरा साथी होता है, मेरा कार्यकर्ता होता है, जिनको इन सब चीजों की जानकारी होती है। कई बार डायस पर भारतीय बैठक की व्यवस्था की जाती है, यानी गादियां बिछोई जाती, उन पर चादर ओढ़ी जाती, बैठिए आप, और एक माइक का स्टैंड और उस पर माइक। कई बार तो स्टैंड भी नहीं होता है, हाथ में माइक लेकर बोलो। भाई आपको हाथ में माइक लेकर बोलना है 10-15 मिनट ठीक है, 2 घंटे का भाषण अगर आप हाथ में माइक लेकर आप बोलोगे, ना ही अपने बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर पाओगे, ना ही आप अपने आप को रिलैक्स कर पाओगे।
2 घंटे खड़ा होकर बोलना क्या चीज है यह समझने के लिए आप 2 घंटे खड़े रहकर देखिए कहीं, फिर आपको पता चलेगा। शरीर को मेहनत लगती है, इतना समय खड़े रहने की आदत नहीं होती है। हाँ, मुंबई के लोगों को थोड़ी आदत होती है, लोकल से प्रवास करते हैं, 1-1 घंटा 1.25 घंटे का प्रवास करते हैं, उनको छोड़ दिया तो आम आदमी को कभी भी इतना समय खड़े रहने की आदत नहीं होती। तो आपको 2 घंटे खड़ा रहना है तो आपकी बॉडी आपको रिलैक्स करने के लिए अवसर तो चाहिए। तो इसलिए हमेशा जब भी मैं इस चीज की जानकारी लेता हूं, भारतीय व्यवस्था है, नीचे गादियां बिछोई है तो उनको हटाने को कह देता हूं, वहां कुर्सियां और टेबल लगाने के लिए कह देता हूं। अब जो बाकी सम्मानित लोग हैं, स्टेज पर बैठे हैं, उनको भी 2.5-3 घंटे चलने वाले प्रोग्राम में इस ढंग से बैठने के लिए कहें, फिर वो अपने बैठने का क्रम बदलते रहते हैं या फिर बैठने की अवस्था बदलते रहते हैं। लोग उनके तरफ देखते रहते हैं कि ये हिल गया, अभी ऐसा बैठा था, फिर ऐसा बैठा है। ये सब चीजें बहुत विचित्र हो जाती है। इसलिए आपने आपका सभास्थल जो है उसका डायस चेक करते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आती है व्यवस्था, श्रोताओं की व्यवस्था। आप शायद बोलोगे कि सर इसका वक्ता से क्या संबंध है, यह तो ऑर्गेनाइजर्स का काम है। आपकी बात 100% सही है, लेकिन इतने ट्रेंड ऑर्गेनाइजर्स हर जगह कहां से लाओगे? मैं तो गांव गांव भाषण देते गया हूं। जिस गांव में पहले कभी भाषण का प्रोग्राम नहीं हुआ, ऐसे गांवों में मुझे भाषण देने पड़े हैं। मेरा विषय ही वैसा रहा है, अंधविश्वास के खिलाफ के जब भाषण होते हैं। तो ऑर्गेनाइजर को तो कैसे कार्यक्रम आयोजित करना यह भी कभी पता नहीं। और जो हमेशा भाषण आयोजित करते हैं वो भी इतने पर्टिकुलर नहीं होते हैं, उनको भी इन सब चीजों की जानकारी नहीं होती है। और आप अगर वक्ता कर कर समय दे रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, ये आप देखें, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपका परफॉर्मेंस केवल आप पर निर्भर नहीं है। कल्पना कीजिए कि श्रोताओं को ठीक बैठने के लिए जगह नहीं है, स्त्रियां आ रही है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं, इसलिए बार बार वापस जा रही है, थोड़ा देर खड़ी रहती फिर निकल जाती। या फिर आपका भाषण शुरू होने के बाद में उनको बैठने की व्यवस्था के लिए पूरा का पूरा डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों का पहले ही ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले यह व्यवस्था चेक कर लो। मेरे साथ में जो मेरे साथी होते हैं उनका यह काम होता है, उनको इन चीजों के लिए ट्रेन किया होता, और मेरे साथी बहुत मुझे इस काम के लिए मदद करते हैं। नहीं तो उनको बार बार मेरा कहना सुनना पड़ता है, अरे क्या इतने साल हो गए, इतनी भी बात नहीं देख पाते हो तुम, नोट्स निकालो। ये जो मैं आपके सामने सब बातें कह रहा हूं, ये सब नोट्स कम से कम 20 साल पहले तैयार की हुई नोट्स है। मेरे हर कार्यकर्ता के पास ये नोट्स होती है। नोट्स निकालो, देखो, हर चीज को चेक करो। अब बैठने के लिए आवश्यक उतनी कुर्सियां है कि नहीं, लोग नीचे बैठ रहे तो उनके बैठने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, यानी बिछाए थे कि नहीं, मैट्स है कि नहीं, लोग आए हैं पहले से तो वो ठीक से बैठे हैं कि नहीं, या फिर बिखरे बिखरे बैठे हैं। कुछ लोगों को देरी से आने की आदत होती है। पहले तो ऐसा होता था कि जब तक वक्ता का आवाज सुनाई नहीं देता लाउडस्पीकर के जरिए, तब तक लोग घर से ही नहीं निकलते थे, क्योंकि 6 का कार्यक्रम 8 बजे शुरू हो रहा है, ये हमेशा की उनका अनुभव होता था, उनको आदत। आएंगे वक्ता जब शुरू करेगा तब जाएंगे। आजकल परिस्थिति बदली है, लेकिन रवैया वही है। सबके पास फोन है, एक दूसरे को फोन करते, वक्ता ने शुरू किया क्या,
कार्यक्रम शुरू हुआ क्या? अब छोटे गांव में कहीं से भी कहीं जाने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं। जब कोई तो भी मित्र उनसे कहता है कि अरे हाँ शुरू हो रहा है कार्यक्रम, अभी प्रस्तावना शुरू हुई है, अनाउंसमेंट तो बंद हो गया अभी, चल आ जल्दी, तो फिर वो आकर पहुंचते हैं। तो अक्सर हमारे यहां गांव में जो प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम्स में लोग बाद में ज्यादा आते हैं, पहले से आकर बैठे ऐसे बहुत कम बार होता है। तो ये बाद में आने वाले लोगों की व्यवस्था ठीक ढंग से होने वाली है या नहीं है? नहीं तो उनको जगह नहीं मिल रही, बीच बीच में घुसने का वो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के लिए ठीक और सुरक्षित जगह है कि नहीं? सेपरेट जगह उनके लिए रखी गई कि नहीं? छोटे बच्चे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर मां बाप को घर से भाषण सुनने के लिए आना है तो छोटे बच्चों को तो साथ में लाना जरूरी है। और मेरे अंधविश्वास के खिलाफ जो कार्यक्रम होते हैं उसमें चमत्कार भी होते हैं, चमत्कार प्रात्यक्षिक भी होते हैं। कुछ चमत्कार मैं कर कर बताता हूं, ये चमत्कार कैसे किए जाते ये बताता हूं, तो बच्चों में बड़ी उत्सुकता होती है और ये सब बच्चे एकदम से सामने आकर बैठते हैं। और मैं इतने सालों से भाषण दे रहा हूं, कम से कम 45 साल हो गए अभी भाषण दे रहा हूं, उससे भी ज्यादा, लेकिन मुझे आज भी पिन ड्रॉप साइलेंस की आदत है। भाषण देते वक्त मुझे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, कोई हिलने वाला नहीं चाहिए। 2-4 लोग भी उठते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट तो है। ऐसी स्थिति में ये बच्चे लोग सामने बैठेंगे। अब ये बच्चे लोग सामने बैठेंगे तो ज्यादा समय तो कंसंट्रेट कर नहीं सकते, आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे के साथ में गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, क्या क्या करेंगे और पूरी सभा को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मेरे हर सभा का यह प्रॉब्लम होता था कि इन बच्चों का क्या किया जाए। अच्छा, ये बच्चे जो सुनते हैं उसका बहुत असर उन पर होता है, इसलिए उनको निकाल देना, बाहर करना, यह भी ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे एक व्यवस्था हमारी तैयार हो गई कि एग्जैक्टली सामने बच्चों को नहीं बिठाने का, सब बच्चों को डायस है उसके एक साइड में बिठाने का और वहां अपने कुछ बड़े कार्यकर्ता बीच में उनके बिठा देने का, ताकि वो ज्यादा गड़बड़ ना करे, वो देखे। और फिर मैं भाषण के शुरुआत में ही बच्चों के बारे में अनाउंसमेंट कर देता हूं, अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है, ये मेरे ध्यान में आया तो। यानी शुरुआत में ही उनको एड्रेस करता हूं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ बात कर रहे हैं वक्ता, सबसे पहले हमारे साथ बात कर रहे हैं शुरुआत के भाषण में। मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि आपको यहां क्यों लाया गया है। आपके माता पिता की इच्छा है कि अपनी अच्छी बात सुननी चाहिए। दूसरी उनकी दिक्कत है कि आपको घर में छोड़कर तो आ नहीं सकते, उनको तो सुनना है। लेकिन मैं आपके लिए नहीं भाषण दे रहा हूं, मैं आपके माता पिता के लिए भाषण दे रहा हूं। इसलिए अगर आप बोर हो गए तो आप सो जाइए, किसी के भी गोदी में सो जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन गड़बड़ नहीं करने की। अगर आप गड़बड़ करोगे, एक दूसरों के साथ में बात करोगे, एक दूसरे को ढुस्सा मारोगे, धक्का दोगे, तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि ये लड़का बहुत गड़बड़ कर रहा है, ये लड़की बहुत गड़बड़ कर रही है, इसको उठाओ और बाहर ले जाओ। और फिर सब लोगों के सामने ऐसा आपको उठाकर जब बाहर डाला जाएगा तो आपको बहुत अपमानित महसूस होगा। इसलिए आपने बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने की है। समझो आपको बोर हो गया तो सीधा उठने का और खेलने के लिए इधर चला जाने का। मैं जगह भी बता देता हूं, अगर ग्राउंड में सभा है तो, हॉल में तो हॉल के बाहर जाने का। और उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है। 2.5 घंटे का 3 घंटे के भाषण में भी ये बच्चे लोग एक हाथ दूसरा बीच में ऐसा कुछ करने लग गया तो उसको थोड़ा सा टोक दिया, थोड़ा समझाया। और ये कई बच्चे मुझे आज मिलते हैं, कहते हैं कि सर हम 7 साल के थे, 8 साल के थे, 9 साल के थे, तब आपका भाषण सुना था, तब की ये बातें याद है, उससे हमें ये परिवर्तन हुआ। कभी भूलते नहीं जिंदगी भर।
आज उनकी उम्र 30 साल की होती है, 40 साल की भी होती है, और तब की याद बताते हैं। लेकिन मैंने एक मार्ग निकाल लिया था कि ये बच्चों के कारण मेरा भाषण डिस्टर्ब ना हो और वो भी हमारे साथ एडजस्ट हो जाए। और ये चमत्कार प्रात्यक्षिक के कारण ये संभव भी हो पाता था। मुझे जब भी ध्यान में आता था कि अब बच्चों का भी पेशेंस छूट रहा है, तो उनको इन्वॉल्व करने के लिए एक आधा चमत्कार का प्रयोग, और फिर बोलता था अभी आधे घंटा, अब 1 घंटा कुछ नहीं होने वाला है, आपको शांत रहना है, तो फिर आगे का प्रयोग बताऊंगा। इस ढंग से थोड़ा सा लालूच देकर, थोड़ा सा प्यार से समझाकर ये वातावरण मेंटेन करना आवश्यक होता है। लेकिन ये कब संभव है? जब उनके बैठने की व्यवस्था इस ढंग से, आप जिस ढंग से अरेंज कर रहे हो उस ढंग से की गई हो तो। अदरवाइज आपके भाषण के 12 बजाने का सामर्थ्य इन बच्चों में होता है। ना आप उनको डांट सकते हो, ना उनको आप खदेड़ सकते हो, और ना ही उनकी गड़बड़ शुरू होते वक्त, या फिर गड़बड़ शुरू है और उस अवस्था में आप भाषण दे रहे हो तो उसका इंपैक्ट नहीं आने वाला है। तो इसलिए ये बैठने की व्यवस्था में छोटे बच्चों की भी व्यवस्था क्या है, इस तरफ भी हमें वक्ता कर कर ध्यान देना आवश्यक है। ये सभी हमारे भाषण के हिस्से हैं। वक्ता यानी केवल खड़ा हो गया और स्टेज पर भाषण दिया, यहां तक सीमित नहीं होता है। भाषण का इंपैक्ट टोटल आने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं महत्व की चीजें होती है, और उस पर भी हमारा ध्यान होना आवश्यक होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रुप्स ऐसे आते हैं कि जो आपके भाषण के खिलाफ है, पहले से खिलाफ है, उन्होंने तय किया है कि आपके भाषण को किसी तरह बंद गिरवाना है या फिर फेल गिरवाना है। अब ऐसे ग्रुप तो हमेशा मेरे भाषण में आते हैं। उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी अमल में लानी होती है। इस पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सबकी ये दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी भी स्ट्रेटेजी पहले से तैयार करनी होती है। हमारे कार्यकर्ताओं को हम रेडी रखते हैं। ऐसे जो कुछ ग्रुप है, स्थानिक जो भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके जरिए उनका पता हमको पहले ही चल जाता है। वहां पर 1-2 हमारे कार्यकर्ता उनके आसपास खड़े रहते हैं, और कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हो तो उस ढंग से हैंडल करते हैं। अक्सर मुझे पहले ही सूचित किया जाता है कि इस ढंग के लोग ऐसे ऐसे आए हैं, गड़बड़ी करने की गुंजाइश है। फिर एक बार आपका भाषण शुरू हो गया, श्रोता आपके साथ में कनेक्ट हो गए, आपके भाषण के शुरुआत में वो आपके साथ में कनेक्ट हो गए, इंप्रेस हो गए, उसके बाद में ऐसे ग्रुप्स को हैंडल करना बहुत आसान होता है। और मैं तो हमेशा इस ढंग के ग्रुप्स को हैंडल करते आया हूं। अब मेरा तो हर भाषण ना हो ऐसी व्यवस्था करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए करीबन हर भाषण में ही ऐसे ग्रुप्स आते थे। ये शुरुआत के दिनों में होता था, बाद में 10-1 साल तक थोड़ा आराम मिला, यानी 90 तक, 82 to 90 तक तो रोज के भाषण में ऐसी कुछ ना कुछ चीज होने की गुंजाइश रहती थी और उसे हैंडल करना पड़ता था। 90 to 2000 तक थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हुआ, लेकिन 2000 के बाद में फिर इस ढंग के लोग, वो तो प्लान कर कर, जैसे सनातन संस्था के लोग हैं, उस ढंग के लोग प्लान कर कर ये भाषण ना हो ऐसी व्यवस्था करने के लिए वो पूरा जोर लगा देते, पूरी ताकत झोंक देते, और फिर ऐसी अवस्था में भी बहुत सक्सेसफुली ये सभा होनी चाहिए। इसलिए फिर स्ट्रेटेजी अमल में लानी होती है, उसकी तैयारी करनी होती है, और ये हम हमेशा करते आए हैं। तो मित्रों, इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हर एक की दिक्कत नहीं है, ये मुझ जैसे काम करने वाले व्यक्ति की दिक्कत है, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कह रहा हूं। तो आपको शुरुआत में भाषण शुरू करने के पहले जिन चीजों का ध्यान रखना है, व्यक्तिगत और पर्सनल, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। सभा स्थल को आपको जो बारीकी से देखना है, उसमें डायस कैसे चेक करना है, पोडियम भी कैसे देखना है, श्रोताओं की व्यवस्था कैसी करनी है, यह भी हमने देखा है।
अब तीसरी महत्व की बात आती है माइक को चेक करना। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है ये जो लाउड स्पीकर वाला है, जो हमेशा अपने लाउड स्पीकर अरेंज करता है ऐसे कार्यक्रम के लिए, वो एक्सपर्ट होता है इस चीज में। हमारा अनुभव बहुत इसके विपरीत है। पूरे महाराष्ट्र में करीबन हर नाट्य गृह में मैंने व्याख्यान दिए हैं, 10,000 के ऊपर व्याख्यान दिए, मैदानों में मैंने व्याख्यान दिए। अब जब मेरा बड़ा व्याख्यान होता है तो उस एरिया का सबसे जाना माना लाउड स्पीकर वाला बुलाया जाता है, जिसको काफी पैसे गिने भी जाते हैं, दिए जाते हैं। और उसको इतना अहम होता है कि मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी की सभा अरेंज की, इंदिरा गांधी की सभा अरेंज की, ये सभा अरेंज की, वो सभा अरेंज की, बड़े बड़े नेताओं की सभा अरेंज की, तो मुझे सब समझता है। और सही बात होती है कि उसको कुछ समझता नहीं। स्पीकर भी कैसे लगाना समझता नहीं है। और यहां आपको माइक चेक करने का मतलब केवल माइक तक नहीं होता है। सबसे पहले माइक चेक करो, माइक ठीक ढंग से लगाए नहीं लगाए ये चेक करो। गाने वाले माइक अलग होते हैं, बोलने वाले माइक अलग होते हैं। कई जगह तो ऐसे माइक होते हैं कि आपके भाषण के पूरे 12 बजा दिए, और केवल भाषण के नहीं, आपके गले के भी 12 बजा दिए। मुझे आज भी याद है कि खामगांव में एक बहुत बड़ी सभा थी, कम से कम 4-5 हजार लोग इकट्ठा हुए थे, और एक पुराने ढर्रे का ऐसा बड़ा माइक लगा था। पुराने जमाने में जो हम गांधी जी की सभा, नेहरू जी की सभा ऐसा कभी कभी फिल्म में या और कहीं देखते हैं, उस ढंग का माइक। दूर तक आवाज बहुत अच्छी फैल रही थी। गणेश हलकारे मेरे साथी, वो पहले प्रस्तावना में बोले। अब उनको कम समय बोलना था। वो मेरे आकर कान में लगे, सर बोले माइक में कुछ तो भी गड़बड़ है। 15 मिनट में मेरा गला ऐसा अंदर से सूखने लग गया, और मुझे तो 2 घंटे के ऊपर बोलना था। मैंने बोलना शुरू करने के बाद में, पहले ही मेरे मित्र ने कह दिया था, बोलना शुरू करने के बाद में ध्यान में आया कि उसने कहा वो केवल उसकी कल्पना नहीं थी, केवल उसका साइकोलॉजिकल फीलिंग नहीं था, ये फैक्ट थी। अब वक्त पर भाषण शुरू होने के बाद में तो माइक बदलना असंभव है। नियम है कि माइक से आप ज्यादा से ज्यादा 3 इंच से लेकर 6 इंच तक की दूरी रखें। उससे ज्यादा अगर आप दूरी रखते हो तो अलग ढंग के माइक चाहिए। मैं हमेशा 3 से ज्यादा 7 इंच तक दूरी रखकर बोलता हूं, ताकि बहुत अच्छे ढंग से ज्यादा आवाज न बढ़ाकर आप माइक का मॉड्यूलेशन के लिए उपयोग कर सकते हो। कौन सा आवाज जोर से जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये मेरा वाक्य या आवाज जोर से लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो थोड़ा आप माइक के नजदीक चले जाओ। आपको लगता है नॉर्मल चीज है, थोड़ा माइक से दूर जाओ। ये अपने आप होता है आगे चलकर। इसके लिए कोई खास मेहनत आपको आगे चलकर नहीं करनी पड़ती है। तो मुझे पहले ही सूचना मिल चुकी थी, इसलिए मैंने क्या किया, एकदम से अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया। उस माइक में जो चुंबक लगे थे उस कारण परिणाम हो रहा था, शायद ऐसा अंदाजा है। और कैसे वैसे मैंने तय किया था 2 घंटा भाषण दूंगा, लेकिन लगातार वो पूरा का पूरा दौरा था। पर डे 2 व्याख्यान थे। मैंने काफी डिस्टेंस से बोला, आधे फीट से ज्यादा, एक फीट से करीबन इतने डिस्टेंस से बोला। थोड़ा गले पर कम असर हुआ, लेकिन 1 घंटे में भाषण मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे अपना गला बचाना था। अब मेरे कार्यकर्ताओं ने पहले माइक चेक किए थे, लेकिन पता नहीं था ना,
कि यह पुराना माइक इस ढंग से परिणाम करता है। जिन कार्यकर्ताओं ने ये चेक किया था वो ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट बोले तो उनको कैसा पता चलेगा कि ऐसा कोई परिणाम होता है? और इसके पहले तो ऐसा अनुभव आया नहीं था। तब से माइक किस ढंग का है इस पर भी हमने ध्यान देना शुरू किया। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कौन से माइक रखने हैं इसके बारे में पता नहीं होते हैं। बहुत दिक्कतें होती थी। तो मैंने एक बार मेरे मित्र देशोन्नति के संपादक जो है, शेतकरी आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं, प्रकाश जी पोहरे, ऐसी बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे सुझाया कि मानो ऐसा करो ना यार शामराव, एक माइक खरीद लो इस ढंग का, उन्होंने उसका नाम भी बताया था, और ये हमेशा अपने पास रखो। आपको कोई भी अच्छा माइक देने वाला नहीं है, इन लोगों को कुछ समझता नहीं है। बहुत अच्छा सुझाव था उनका। और तब से मैंने, अभी मुझे इतना ही याद आता है उस माइक का 1000 कुछ तो भी उसका ये क्रमांक था। वो 1000 वाला माइक मैंने साथ में लिया और हमेशा मेरे किट में वो रहता था। जहां भी मुझे लगता था कि डिफेक्टिव माइक है, इफेक्टिव माइक नहीं है, वहां पर उसको यूज करने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्यकर्ता को बोले रखता। कार्यकर्ता फिर उनसे जाकर दिमाग लगाते लाउड स्पीकर वाले से, और फिर लाउड स्पीकर वाले के साथ में दिमाग लगाना कोई आसान बात नहीं होती है। उसका कहना कि मेरे माइक बहुत सुंदर है, इतने महंगे हैं। अरे भाई, माइक केवल महंगे होने से सवाल नहीं हल होता है। भाषण के लिए जो आवश्यक माइक है वो अलग ढंग के होते हैं, संगीत के लिए अलग ढंग के माइक होते हैं। ये फर्क उनको पता नहीं होता है। इसलिए सबसे बढ़िया बात ऐसी है कि माइक ठीक है कि नहीं इसके बारे में चेक करो। आप बोलते हो तब आपका आवाज, यानी शुरुआत में तो चेक करते वक्त केवल वो अनाउंस करेगा, अपना कार्यकर्ता या आपका साथी कोई भी, या फिर आप खुद। वो आवाज आखिरी का जो श्रोता है उस तक पहुंचती है कि नहीं ये देखना आवश्यक है। माइक का स्टैंड ठीक है कि नहीं, आपके ऊंचाई के अनुसार वो स्टैंड एडजस्ट हो रहा है कि नहीं ये देखिए। माइक इस ढंग से लगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 इंच की दूरी माइक से मिल जाए। नहीं तो पोडियम इतना बड़ा है, माइक आगे लगा दिया इतने दूर, और यहां से बोलो 1.5 फुट के ऊपर से, कितना भी आवाज बढ़ाया तो भी आप आवाज के मॉड्यूलेशन का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए माइक नजदीक चाहिए ताकि आप अपने शरीर के आधार पर आवाज के मॉड्यूलेशन का उपयोग कर सको। ये सब चीजें आपको चेक करनी है। कई बार माइक ऐसा लगा देते हैं कि इतना आपके मुंह के नजदीक में आता है, अगर आप ठीक ढंग से पोडियम पर खड़े हो गए, पोडियम के सामने इतना नजदीक आता है कि वो माइक आपके साथ में किस करने लगता है। अब इतना कम दूरी पर माइक होगा तो अलग अलग आवाजें माइक में जाएगी, आपका फू फा भी माइक में जाएगा। और आजकल के माइक सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आवश्यक उतना डिस्टेंस होना चाहिए, हमने देखना चाहिए। खड़े होकर बोलने वाले हो तो हमेशा 2 माइक बेहतर होते हैं, और दोनों में कम से कम आधे फीट का डिस्टेंस, 1 फीट का डिस्टेंस, आधे फीट का डिस्टेंस काफी हो गया, ताकि आप हिल सकते हो। क्योंकि आप 2 घंटे अगर खड़े रहकर बोल रहे हो तो लगातार दोनों पैरों पर आप कभी खड़े नहीं हो सकते। आप एक पैर पर खड़े होते हो, दूसरे पैर को आराम देते हो, फिर आप दूसरे पैर पर खड़े होते हो, पहले पैर को आराम देते हो, शरीर को भी आराम देते हो। इसलिए अगर 2 माइक रहेंगे तो आपके लिए रिलैक्सेशन के लिए, भाषण का परिणाम साधने के लिए इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होता है, वो भी हमने देखना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है स्पीकर्स की पोजीशन। अब ये बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करने वाले, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल सभाएं आयोजित करने वाले, इनको इतनी गंदी आदत होती है, इनको बिल्कुल आवाज का सेंस नहीं होता है।
और बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स इसके बारे में जागरूक होते हैं। एक तो वहां पर सब पकड़कर लोग लाए होते हैं, ये लोग उठते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इस गड़बड़ी की अवस्था में उनको बोलने की आदत होती है। धीरे धीरे जो सीजन पॉलिटिकल लीडर्स बन जाते हैं, उनको ये आदत हो जाती है कि लोग सुन रहे कि नहीं, इसकी चिंता मत करो, जो आपको बोलना है वो बोलते जाओ। पब्लिक पर इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं, इसकी चिंता मत करो, आप बोलते जाओ। राज ठाकरे इसको अपवाद है। ये जो सब चीजें मैं कह रहा हूं, राज ठाकरे जी के सभा में पहले से इसका सबका चेकिंग होता है, बहुत अच्छे ढंग से चेकिंग होता है। उनके एक नजदीक के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हमारा पूरा लाउड स्पीकर सिस्टम, कहीं भी व्याख्यान हो हम पूरा का पूरा ले जाते हैं, खास हमने कॉन्ट्रैक्ट ही कर रखा है, तब वो सभा सक्सेस होती है। इतना भान रखकर, इतनी बातों का ध्यान रखकर अपनी सभा को सक्सेस करने वाले बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर्स को यह आदत होती है कि बस अपन बोलते जाओ, लोग सुने ना सुने, इंपैक्ट आए ना आए, और इसलिए ये सभी व्यवस्थाएं बहुत विचित्र हो जाती है। इन लोगों को इस ढंग की आदत होती है। इस ढंग से वो स्पीकर्स लगाते हैं कि सीधा स्पीकर में से आवाज आता है माइक में, माइक में आवाज आता है, दो दो आवाजें आती है, आप भी बोल रहे हो और उसके साथ में वो रिबाउंड होने वाली आवाज भी जा रही है, या फिर डायरेक्टली माइक में आने वाली आवाज जा रही है, और उसके साथ में एको भी लगा देते। उनको लगता है एको लगने के बाद में भाषण का इंपैक्ट बढ़ता है। यानी वो वक्ता जब एक वाक्य उच्चारता है तो 3 वाक्य लोगों को सुनाई देते हैं। रिबाउंड वाली आवाज माइक से फिर से जाती है, एको होने के कारण और फिर उसमें देरी होती है, और ये बहुत अच्छा है ऐसा उनको लगता है। तो जब भी मेरे कार्यकर्ता उनको समझाने जाते हैं, खासकर मेरे बड़े पैमाने पर जो दौरे होते हैं उसका आयोजन करने का काम, ये सब जिम्मेदारी हमारे सुरेश जी जुरमुरे जी की तरफ होती है, वो हमेशा झगड़ते रहेंगे इनके साथ में, अलग अलग ढंग से समझाएंगे कि सर को ऐसा चलता नहीं है, ये जो सामने स्पीकर आपने लगाया इस ढंग से उसका आवाज माइक में डायरेक्ट जा रहा है, माइक के आगे स्पीकर चाहिए, स्पीकर्स इस ढंग से लगने चाहिए कि उसकी आवाज माइक में ना आए डायरेक्टली, और इस ढंग से लगने चाहिए कि सामने दीवार पर जाकर वो रिबाउंड ना हो। उसके सब नियम जो मैंने सिखाए हैं वो सब नियम उनको समझाते हैं, उनके साथ में झगड़ते हैं। कई बार वो लाउड स्पीकर वाला बोलता है मेरा इतना अनुभव, ये वो है, फिर आखिरी में उनको वेटो उपयोग में लाना होता है कि तुम ये व्यवस्था नहीं करोगे तो सर भाषण नहीं देंगे, वैसे ही चले जाएंगे। वो इंपैक्टफुली भाषण देना चाहते हैं, अपनी आवाज को फालतू खराब करना नहीं चाहते। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा, यानी बहुत आवश्यक साइंस है, इसके बारे में भी जानकारियां नहीं होती है। स्पीकर्स कैसे रखने हैं, हॉल में है तो किस ढंग से स्पीकर्स लगाने हैं, खुले मैदान में है तो किस ढंग से स्पीकर्स लगाने हैं, यहां भी वक्ता को ध्यान देना होता है। चाहे वक्ता का प्रतिनिधि ध्यान दे, जैसे मेरे कार्यकर्ता करते हैं, मेरे साथी करते हैं, या फिर आप खुद करें, लेकिन यह भी ध्यान हमको देना होता है। तो मित्रों, ये कुछ आवश्यक चीजें मैंने आपके सामने कही। स्टेज के गेस्ट, उनके बारे में, ये भाषण के पूर्व की तैयारी की बात है। इसको मैं कहता हूं स्टेज एथिक्स। यह भी बहुत महत्व की बात है, हमने इसे भूलना नहीं चाहिए। यह किसी के ध्यान में नहीं आता है कि भाई आप ऐसे वक्ता हो, नए हो, यहां के लोगों को नहीं जानते हो, और आप भी इस भ्रम में मत रहिए कि एक बार जब सबका स्वागत किया जाता है, स्टेज पर जो भी बैठे लोग हैं, कि उनका जब स्वागत किया जाता है तो सबको जो कुछ
उनका नाम उच्चारण कर कर दिया जाता है, फूल दिया जाता है, या फिर कुछ भी स्वागत के लिए नारियल दिया जाता है, जो भी है, उस वक्त वो नाम आपके ठीक ढंग से ध्यान में रहेगा। कई बार लोग नाम का ठीक ढंग से उच्चारण भी नहीं करते। फिर अगर कार्यक्रम बड़ा रहा तो आपके हाथ में पत्रिका होती है, और फिर अगर आप ये इस बात पर डिपेंडेंट रहो कि पत्रिका में तो नाम है, सब नाम मैं लूंगा, तो उसमें से कई लोग हाजिर भी नहीं होते। इसलिए हमेशा आपका भाषण का क्रम आने के पहले आपके हाथ में अपडेटेड लिस्ट चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति स्टेज पर बैठे हैं, और उनके करेक्ट नाम आपके हाथ में चाहिए। और आयोजकों को इसका भान नहीं होता है। उन्हें ये इंपॉर्टेंट लगता नहीं लगता ये बात अलग है, लेकिन आपके लिए ये बात बहुत महत्व की होती है। अगर आप प्रमुख वक्ता है और सबके नाम नहीं लेते हो तो ये बात ठीक नहीं है। ये सभी लोग उस गांव के सम्मानित लोग होते हैं, उस एरिया के बहुत सम्मानित लोग होते हैं, इसलिए उनको स्टेज पर बिठाया जाता है। उनका सम्मान रखना यह आपका कर्तव्य है। इसलिए सबसे पहले जो भी लोग स्टेज पर बैठे हैं उन सबके नाम लिखवा लो। पत्रिका पर नाम है तो करेक्ट करवा लो, जो नहीं है वहां काट मारो, जो हाजिर है वहां टिक मार करो, जिनका पत्रिका में नाम नहीं है उनका नाम वहां ऐड करवाओ, और यह लिस्ट आपकी तैयार रहनी चाहिए। और जब आप भाषण के लिए शुरुआत करते हो तो ठीक ढंग से अपने संबोधन करना चाहिए। इसको मैं हमेशा डायस एथिक्स कहता हूं। उसके साथ में कुछ बाकी चीजें आती है। जैसे आप जिम्मेदारी के साथ में हर एक का नाम बहुत रिस्पेक्ट से ले रहे हो, सबसे पहले नाम तो अध्यक्ष का लिया जाता है नियम के अनुसार, फिर बाकी कोई भी क्रम हो सकता है कम ज्यादा। लेकिन अध्यक्ष बहुत नॉन पर्सन नहीं है, दूसरे कोई तो भी बहुत नॉन पर्सन है, तो उनका नाम आप पहले लेते हो, तो ये फिर ये डायस एथिक्स के अनुसार ठीक नहीं है। अध्यक्ष जो भी है उनका नाम पहले लेना चाहिए। अब दूसरी दिक्कतें आती है। कई बार ऐसा होता है कि भाषण शुरू है आपका और बीच में चाय आ रही है, पानी आ रहा है, कोई तो भी लड़का या लड़की ट्रे में पानी के ग्लास लेकर आ रही है, सबको ऊपर स्टेज पर पानी बांट रही है, चाय दे रही है, और कभी कभी तो नाश्ता भी देती। इन सब चीजों को रोकना चाहिए। अगर भाषण के बीच में ऐसा होता है तो आप भाषण को रोकिए। उस लड़के या लड़की का अपमान ना हो इस ढंग से इस बात को कहिए कि मुझे भाषण में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आप ऐसा कीजिए, ट्रे टेबल पर रख दीजिए, सभी गेस्ट, बहुत सम्मानित गेस्ट है, वो अपना अपना ग्लास उठा लेंगे, आप यहां से चली जाइए, और फिर बीच में कुछ मत लाइए। एक बार आप हिंट देते हो सबको समझ में आ जाता है, फिर से ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आपको पहले ही पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो पहले ही रोक दीजिए, आयोजकों को कह दीजिए कि ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। पहले ही आप पानी सप्लाई कर दीजिए, सबके सामने ग्लास रख दीजिए। चाय देना है तो पहले ही दे दीजिए, भाषण के बीच में नहीं। कई वक्ताओं को, सम्मानित व्यक्तियों को जो स्टेज पर बैठे हैं, बीच में मोबाइल लेते हैं। आजकल तो मैं भाषण के शुरुआत में ही मोबाइल के साथ में शुरुआत करता हूं, और मैं कहता हूं कि भाई ये मोबाइल आपका मालिक है, कम से कम आज उसको अपना नौकर बनाइए, बिल्कुल मोबाइल नहीं उठाना। मैं किस ढंग से शुरुआत में कहता हूं ये बाद में कहूंगा, संबोधन कैसे करते हैं उस समय। और उस वक्त मैं कहता हूं कि ये मोबाइल पर कोई भी बीच में मत बोलिए। एसएमएस से आप जो भी महत्व की बात है उनको कह दीजिए, लेकिन मोबाइल मत उठाइए। और इतना मैंने कहने के बाद भी अगर आपने मोबाइल उठाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं रुकूंगा,
क्योंकि ये बात इतनी महत्व की है कि मैं कहना हूं उससे ज्यादा महत्व की तो हम सबने सुननी चाहिए, इसलिए माइक वहां भेज दूंगा और अब सब आपकी बात सुनेंगे। ये कहने के बाद में कोई मोबाइल उठाने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन स्टेज पर बड़े बड़े लोग बैठे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल्स आते हैं। तब इसके साथ में मैं जोड़ देता हूं कि स्टेज पर भी ऐसा हुआ तो मैं भाषण रोककर हम सब उनका संभाषण सुनेंगे। और कई मुझे पॉलिटिकल लीडर्स बाद में कहते हैं हमारे जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ यार, हमको सुबह स्टेज पर तुमने मोबाइल बंद करवा दिया हमारा। बोला कहा, मैंने तो केवल बोला था, आप बोल सकते थे। अरे क्या पूरी फोतरी कर देते आप, कोई हिम्मत नहीं करता। बीच बीच में स्टेज पर लोग बोलते हैं, अब कैसा करे, सब सम्मानित लोग हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मेरा भाषण बंद करता हूं, उनके तरफ ध्यान देता हूं। जैसे ही मैं उनके तरफ ध्यान देता हूं, पूरी की पूरी पब्लिक, जितने भी 1000 पब्लिक है, उनके तरफ देखने लगती है। भाषण बंद है, सब पब्लिक उनके तरफ देख रही है, मैं उनके तरफ देख रहा हूं। जब वो रुकते हैं फिर भाषण को शुरुआत करता हूं। बस एक बार ये करने के बाद में सबके ध्यान में आता है, कुछ भी बोले बगैर, कि भाई स्टेज पर अपन ने बोला तो फिर अच्छी बात नहीं है, उसके पूरे परिणाम फिर लोग बोलेंगे कैसे गधे लोग हैं हमको, ये परिणाम होने वाला है। बोले बगैर आप इंपैक्ट प्राप्त कर सकते हो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।